जैसा थंबनेल आपको दिखा, क्लास 11th फिजिक्स थर्मोडायनेमिक्स। क्लास 11th के फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स में 3 पार्ट है। पहला थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दूसरा थर्मोडायनेमिक्स और तीसरा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को मैंने 3 पार्ट में आपको दिया है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। लेकिन आज मैं कोशिश करता हूँ एक फुल पार्ट में, करीबन अगर वो 30 मिनट से ज़्यादा जाए तो जाए, लेकिन एक फुल पार्ट में पूरा थर्मोडायनेमिक्स आपको हम देंगे। थर्मोडायनेमिक्स में जो मेन 2 टॉपिक है वो है आइसोथर्मल इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस एंड एडियाबेटिक इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस। इन सबसे हम बात करते हैं। तो बिना समय डिले किए हुए हम सीधे पहले स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? जैसा है नाम, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो मतलब हीट और डायनेमिक्स मतलब मोशन होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये केमिस्ट्री में भी एक चैप्टर है, फिजिक्स में भी एक चैप्टर है, और दोनों का करीबन 30-40% कंटेंट सेम जैसा है। बाद में दोनों चेंज हो गया है। केमिस्ट्री चला गया है केमिकल इक्विलिब्रियम में, जैसे आपका इंथाल्पी, इंट्रोपी, गिब्स एनर्जी की तरफ, और ये कुछ प्रोसेस में आ गया है। तो दोनों में थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट वही है, वही सिस्टम, वही सराउंडिंग, वही बाउंड्री दोनों में है। दोनों में सेम एक्सटेंसिव इंटेंसिव है, कुछ वर्ड दोनों में चेंज हो गई। चलते हैं पहला, थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मो मतलब हीट, डायनेमिक्स मतलब मोशन। द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of, या in which we study about the relationship between heat and motion, और motion and heat and their interconversion। heat को motion में, motion को heat में, दोनों को interconversion, and heat into other form of energy, तो इसका स्टडी हम जिस ब्रांच में करते हैं are called thermodynamics। आइए हम लोग देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो मतलब हीट, डायनेमिक्स मतलब मोशन, इन दोनों का इंटरकन्वर्सन। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट एंड देयर कन्वर्सन इनटू अदर फॉर्म, हीट एनर्जी इनटू देयर कन्वर्सन इन अदर फॉर्म, हीट इनटू मोशन, मोशन इनटू हीट, या हीट इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्ड इसमें आता है सिस्टम। क्या है ये? हमारा केमिस्ट्री में भी सिस्टम, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, या विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, या तो अंडर ऑब्जर्वेशन। सराउंडिंग क्या है? पूरे यूनिवर्स में अगर सिस्टम को हटा दे तो जो बचेगा वो सराउंडिंग है। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज नॉट पार्ट ऑफ सिस्टम, पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज नॉट पार्ट ऑफ सिस्टम, जो सिस्टम का पार्ट नहीं है। सराउंडिंग क्या होता है? द इमेजनरी लाइन, ये बाउंड्री क्या है? द इमेजनरी लाइन विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। मैंने पूरे यूनिवर्स में अगर एक सिस्टम मान ले तो इसको छोड़कर सारा यूनिवर्स सराउंडिंग बचेगा। तो सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करने वाला लाइन है, दिस इज कॉल्ड बाउंड्री। सिस्टम 3 टाइप की होती है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। जिस सिस्टम में हीट और मैटर, मास दोनों सराउंडिंग में एक्सचेंज करे, ओपन सिस्टम। हीट एक्सचेंज करे, मास नहीं, क्लोज सिस्टम। नाइदर हीट एक्सचेंज नॉर मास आर कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। मैंने हीट मास दोनों एक्सचेंज, ओपन सिस्टम। हीट एक्सचेंज मास नहीं, क्लोज सिस्टम। दोनों नहीं, आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या होता है? वो वेरिएबल जिसका यूज हम लोग किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं, वो वेरिएबल थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए करते हैं, आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। द वेरिएबल व्हिच इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, etc। एक्सटेंसिव वेरिएबल और इंटेंसिव वेरिएबल क्या होता है? इंटेंसिव वेरिएबल वो वेरिएबल होता है which not depend upon mass or size present in it, which not depend upon mass or size present in it are called intensive variable, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, etc। और एक्सटेंसिव जो मास पे या साइज पे डिपेंड करता है, द वेरिएबल विच डिपेंड अपॉन मास और साइज प्रेजेंट इन इट, जैसे वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इंथैल्पी, etc। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखिए, अगर कोई 2 सिस्टम अलग अलग टेम्परेचर पे है और दोनों को फिजिकली टच में हम ला दें तो हाई टेम्परेचर वाली बॉडी हीट लूज करेगी और लो टेम्परेचर वाली बॉडी हीट गेन करेगी। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों बॉडी बराबर टेम्परेचर पे ना आ जाए। इस स्टेज को कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। 2 body are at different temperature, comes in contact with each other, then one body lose heat and other body gain heat. This process continue till temperature become equal, जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। दिस स्टेज इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर का डिस्कशन तो हमने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में भी किया, बट इट इज द बेसिक फिजिकल क्वांटिटी विच इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी ऑफ द सिस्टम। टेम्परेचर इज द measure of, it is the measurement of degree of hotness or coldness of the system. Thermometer is the device which measures the temperature. Thermometer is the device which measures the temperature. Thermometric substance used in thermometer to measure temperature, जैसे आइडियल गैस हो गया, मरकरी हो गया। Thermometry is the branch of science which deals
in which we study about temperature. Thermometry is the branch of science in which we study about temperature. और थर्मोमीटर स्केल कौन है? डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, रेकाइन, ये सबसे हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं। और ये लाइन अगर याद होगी तो कन्वर्सन में कभी दिक्कत नहीं होगा। C/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/100 इज इक्वल टू K माइनस 273/100 इज इक्वल टू R/80 इज इक्वल टू RA माइनस 460/212, जहाँ C है डिग्री सेल्सियस, F है फ़ारेनहाइट, K है केल्विन, R है र्यूमर, RA है रेकाइन। जीरो थ्रो ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? अगर सिस्टम A B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाए और सिस्टम B C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाए तो B और C थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएंगे, ये कहना है जीरो थ्रो ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। हीट क्या है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which transfer from one system to other system due to their temperature difference is called heat। अगर दो बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस है और दोनों को टच में लाते हैं तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो फ्लो करेगा ड्यू टू देयर टेम्परेचर डिफरेंस आर कॉल्ड हीट। मेजर्ड इसको जूल में, अर्ग में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लीटर एटीएम में, कैलोरी में करते हैं हीट को। साइन कन्वर्सन में क्या है? अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो पॉजिटिव, हीट लूज करेगा तो नेगेटिव। नेक्स्ट, वर्क डन क्या है? वर्क डन में तो सिंपल, आप क्लास 11 के चैप्टर में वर्क पढ़े हैं। इफ फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेस देन वर्क इज सेड टू बी डन। W इक्वल टू एफ एस आप बोलते हैं, या तो W इक्वल टू एफ डॉट एस बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी के साथ, या W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा बोलते हैं। तो अगर थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है, दोनों सेम डायरेक्शन में अगर हो तो W इक्वल टू एफ एस हो जाएगी मैक्सिमम। फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, न्यूटन मीटर हो गया, जो जूल में बात करेंगे ऐसा यूनिट। और सीजियस में अगर जाते हैं तो डाइन सेंटीमीटर अर्ग हो गया सीजियस यूनिट। दोनों में रिलेशन है, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग और -2। तो ये तो हम लोग वर्क एनर्जी पावर में पढ़े हैं। लेकिन यहाँ साइन कन्वेंशन में अगर हम बात करेंगे तो वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होगा, ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होगा, बाय द सिस्टम नेगेटिव होगा। केमिस्ट्री में यही चीज उल्टा है, ध्यान से सुन लीजिए। केमिस्ट्री में ऑन द पॉजिटिव है, बाय द नेगेटिव है, लेकिन यहाँ अगर सिस्टम पे काम होगा तो नेगेटिव और सिस्टम के द्वारा काम होगा तो पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन है। तो W इक्वल टू एफ एस तो हम लोग बोलते हैं, बट यहाँ हमारा मेन काम है W इक्वल टू PdV प्रूफ करना। तब तो प्रेशर का ATM और वॉल्यूम का लीटर ला पाएंगे, और 1 लीटर ATM में 101.3 जूल होता है। तो हम लोग ये प्रूफ करने का कोशिश करते हैं dW इक्वल टू PdV। इसके लिए हम थोड़ा ऊपर आते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए मैंने एक सिस्टम लिया, एक सिलेंडर, एक वेसल लिया, फिटेड विथ फ्रिक्शन लेस पिस्टन। में पिस्टन था A पर और अंदर का प्रेशर है P0 और बाहर का प्रेशर है P। अब मान लिया कि P0 इज ग्रेटर देन P, P0 P से ग्रेटर है। अंदर का प्रेशर P0 ग्रेटर है बाहर के प्रेशर से, तो पिस्टन को ऊपर फेंकेगा और पिस्टन डिस्प्लेस कर गया A से लेके B तक और डिस्टेंस ट्रेवल किया dx। यहाँ पे वॉल्यूम था V1, वॉल्यूम हो गई V2। तो सिंस P0 इज ग्रेटर देन P, सो पिस्टन मूव्स अपवर्ड एंड ट्रेवल डिस्टेंस dx। तो dx दूरी तय करने में सिस्टम को कितना वर्क करना पड़ा, तो dW इक्वल टू f डॉट dx। लेकिन फोर्स ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो थीटा 0 हो गई। अब थीटा 0 हो गई तो dW इक्वल टू f dx। अब प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, आपको मालूम है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, तो f इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया फोर्स की जगह पे प्रेशर इंटू एरिया, तो a dx हमारा बन गया dv। ए एरिया dx हो गया हाइट, तो a dx हमारा बन गया भी, तो dW इज इक्वल टू PdV। बट अगर ये वर्क डन बाय द सिस्टम है तब तो पॉजिटिव PdV, अगर ऑन द होता तो नेगेटिव PdV। तो ये तो साइन कन्वेंशन के लिए आप यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर पिस्टन A से B तक गया, वॉल्यूम V1 से V2 तक गया, तो अगर हम नेट वर्क निकाले, W निकाले, तो हमको दोनों साइड इंटीग्रेट करना होगा। तो dW का इंटीग्रेशन, और इधर इंटीग्रेशन तो कर रहे हैं V1 से लेके V2 तक, बट प्रेशर कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा V1 से लेके V2 तक dV का इंटीग्रेशन। dV का इंटीग्रेशन किया तो मिला V, लिमिट लगा दिया V2 और V1, लिमिट लगता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो V2 माइनस V1, तो dW इज इक्वल टू P V2 माइनस V1। इसको भी लिख सकते हैं P dV या तो P डेल V। नेक्स्ट, अब हम लोग चलते हैं इंटरनल एनर्जी क्या होता है। किसी सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं उसके काइनेटिक एनर्जी का सम और उस सिस्टम के टोटल पार्टिकल्स के पोटेंशियल एनर्जी के सम को सिस्टम का इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इंटरनल एनर्जी डिनोटेड बाय U, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। U इज इक्वल टू समेशन ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम प्लस समेशन ऑफ टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी।
साइन कन्वेंशन में अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा तो पॉजिटिव, घटेगा तो नेगेटिव, सिंपल साइन कन्वेंशन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? ऐसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। वही स्टेटमेंट, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंज वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी करेगा, अगर सिस्टम हीट लूज करता है तो इन द फॉर्म ऑफ वर्क लूज करेगा। ये भी हमारा ये भी हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ही स्टेटमेंट है, कहना है कि अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट और अगर लूज करेगा तो इन द फॉर्म ऑफ वर्क। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हम लोग प्रूफ करेंगे वो क्या होगा कि मान लेते हैं let a system having initial internal energy U1, let a system having initial internal energy U1, if W amount of work done on it and produce Q amount of it, then their energy changes from U1 to U2। अगर किसी सिस्टम का इनिशियल इंटरनल एनर्जी है U1, अब इसमें W अमाउंट में वर्क अगर हम करते हैं और Q अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है, देन देयर एनर्जी चेंजेस फ्रॉम U1 टू U2। देन हमने क्या किया है, U2 इज इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W, लेकिन वर्क डन ऑन द सिस्टम नहीं, बाय ऑन द सिस्टम है, और ऑन द सिस्टम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, नेगेटिव। तो U1 प्लस Q प्लस माइनस W, क्योंकि सिस्टम हमारा ऑन द है, ऑन द में हमारा यूज होता है नेगेटिव। तो इसको इधर भेजते हैं, तो U2 माइनस U1, इधर क्या बचा, Q माइनस W, और U2 माइनस U1 को बोल दिए डेल U, और डेल U इज इक्वल टू Q माइनस W। अब इसी को अगर हम लोग DQ यहाँ से निकाल लें तो DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW। इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्रेशन, जहाँ यहाँ क्या लिखा था, वर्क डन इज ऑन द सिस्टम। जो हम W के लिए नेगेटिव का यूज किए वहाँ पर वर्क डन है मेरा ऑन द सिस्टम। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद हम लोग कुछ प्रोसेस में चलते हैं। अब प्रोसेस क्या होता है, द ऑपरेशन विच ब्रिंग्स द चेंज इन स्टेट ऑफ सिस्टम। अगर किसी ऑपरेशन से, अगर किसी एक्टिविटी से, अगर किसी वर्क से हमारे सिस्टम में कोई चेंजिंग आती है तो इट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अरे प्रोसेस हमारे पास चार टाइप का है। पहला आइसोथर्मल प्रोसेस, डेल्टा T इज इक्वल टू 0, टेम्परेचर शुड बी कॉन्स्टेंट। एडियाबेटिक प्रोसेस, हीट शुड बी कॉन्स्टेंट, डेल्टा Q 0। आइसोबारिक प्रोसेस, प्रेशर शुड बी कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस, लास्ट में है साइक्लिक प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस होता है अगर सिस्टम यहाँ से चला पुनः उसी अवस्था में घूम के चला आएगा, द सिस्टम इन विच प्रोसेस रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेज आफ्टर सीरीज ऑफ चेंजेस। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम इनिशियल स्टेट में आ जाए आफ्टर अंडरगोइंग ए सीरीज ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। तो केमिस्ट्री में भी हम लोग ये चारों चीज को देख रहे हैं, लेकिन अब हम थर्मल इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस और दूसरा आएगा एडियाबेटिक इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस। अब इसमें से पहला चलता है आइसोथर्मल इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस। ये तो कब चालू होगा कब खत्म होगा पता भी नहीं चलेगा, बट एडियाबेटिक में काम करना होगा। तो आइसोथर्मल इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस इक्वेशन एवरीबॉडी नो, PV इज इक्वल टू nRT, जहां n है नंबर ऑफ मोल, R है गैस कांस्टेंट और T है टेम्परेचर। चूंकि नंबर ऑफ मोल अगर सिलेंडर में हम लोग 1 मोल ले लें और गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट है ही, और चूंकि प्रोसेस है आइसोथर्मल तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। तो नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट हो गया, R कांस्टेंट हो गया, T कांस्टेंट हो गया, तीनों को मिलके हमने नया कांस्टेंट बना लिया K, और रिलेशन हमारा हो गया PV इज इक्वल टू K। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस हमने टेक किया था, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर PV कांस्टेंट हो रही है तो ये टर्म रिपीट करेगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इट इज द आइसोथर्मल इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस। या तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट बोलिए या P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बट मजा तो है एडियाबेटिक इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस करने में। अब इसके साथ हम करते हैं काम एडियाबेटिक इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस। चलिए इसके लिए पहले एक लैंग्वेज आपको लेना होगा। लेट 1 मोल ऑफ आइडियल गैस टेकन इन ए वेसल। मान लिए 1 मोल ऑफ आइडियल गैस कंटेनर में लिया, विच इज थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, जो कि सराउंडिंग से थर्मली इंसुलेटेड है, माने कोई हीट सराउंडिंग से अंदर नहीं, अंदर से सराउंडिंग में नहीं जा रहा है। इट एक्सपेंड एडियाबेटिकली एंड एक्सपेंड अप टू वॉल्यूम dV। अब बाहर से हीट लिया नहीं, लेकिन फिर भी अपना हीट का खर्च करके वो एक्सपेंड किया, वॉल्यूम बढ़ा लिया dV। सो वर्क डन क्या हो गया, dW इक्वल टू PdV।
वर्क डन इज बाय द गैस, क्योंकि एक्सपेंड डू किया है, बाय द गैस ड्यू टू द कॉस्ट ऑफ, ड्यू टू द खर्च ऑफ इट्स ऑन इंटरनल एनर्जी, सो फॉल इन देयर टेम्परेचर dt. It expand adiabatically by the gas due to the cost of its own internal. तो अपना टेम्परेचर बढ़ा घटा लिया वो कहां तक, dt तक. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dq इज इक्वल टू du प्लस dw, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है. नीचे आते हैं dq इज इक्वल टू du प्लस dw के जगह पे pdv, यहां भी ठीक है. सिंस वर्क डन हमारा एडियाबेटिक हो रहा है, मतलब हमारा काम एडियाबेटिक है, सो dq इज इक्वल टू 0, हमने dq को 0 कर दिया, du को उतारा, pdv को उतारा. अब यहां पे आपको थोड़ा सा रुकना है, हम थोड़ा बगल में आते हैं. जिस समय आप मेयर्स फॉर्मूला प्रूफ कर रहे थे Cp माइनस Cv इक्वल टू R, या तो आगे में हम किए हैं, आपको हम दिखाएंगे वो. तो जिस समय मेयर फॉर्मूला में Cp माइनस Cv इक्वल टू R प्रूफ कर रहे थे, वहां पर यूज किए थे हम लोग dq इज इक्वल टू म्यू Cv dt, जहां म्यू था नंबर ऑफ मोल. मेयर्स फॉर्मूला प्रूफ करते समय हम लोग जब Cp माइनस Cv इक्वल टू R प्रूफ कर रहे थे, तो dq इज इक्वल टू यूज किए थे म्यू Cv dt, तो नंबर ऑफ मोल हमारा 1 है, तो dq इज इक्वल टू Cv dt. तो यहां du के जगह पे कहां पे यूज करेंगे हम लोग, dq के जगह पे म्यू Cv dt. देख सकते हैं मेयर्स फॉर्मूला आपको हम दिखाएंगे. तो dq के जगह पे आया था du इज इक्वल टू म्यू Cv dt. तो जहां मेरा dq है वहां पे यूज किए म्यू Cv dt, अब प्लस बगल में pdv. यहां पर क्या कंफ्यूजन हुआ, देखिए मेयर्स फॉर्मूला जब हम प्रूफ कर रहे हैं Cp माइनस Cv इक्वल टू R जब प्रूफ कर रहे हैं, तो उसमें एक स्टेप आया था मेरा du इज इक्वल टू, ऐसे dq को du में चेंज किए थे हम, dq इज इक्वल टू du बना था, du के जगह पे आया था म्यू Cv dt, अब म्यू हो गया मेरा 1, तो du के जगह पे यूज कर रहे हैं म्यू Cv dt, यूज किया, बगल में pdv है. यहां पे भी आपको रुकना है. अब थोड़ा और बगल में आते हैं. अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन Pv इज इक्वल टू nRT, बट n तो है नंबर 1, नंबर ऑफ मोल है जो कि 1 मोल है, तो Pv इज इक्वल टू RT. अब दोनों साइड डिफरेंस v को रख के p का डिफरेंशिएशन, r तो कांस्टेंट है, dt का डिफरेंशिएशन, यहां से dt को निकाल लीजिए, तो dt इज इक्वल टू क्या मिला, pdv प्लस vdp बाई r. अब इस dt का यूज हम लोग इस जगह पे dt की जगह पे कर रहे हैं, तो 0 तो आ रहा है एडियाबेटिक के लिए, बट यहां पर क्या हुआ, Cv और dt की जगह पे ये यूज किया, pdv प्लस vdp बाई r, बगल में pdv है. यहां पर एलसीएम का काम करके r को 0 में मल्टीप्लाई कर देते हैं और 0 को इधर रखते हैं, तो क्या बचा, Cv pdv प्लस Cv vdp प्लस r इसके साथ इंटू हुआ r pdv इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट Cv pdv रखे हैं प्लस Cv vdp रखे हैं, और r के जगह पे यूज किया Cp माइनस Cv, r के जगह पे Cp माइनस Cv, मेयर्स फॉर्मूला Cp माइनस Cv, अब बगल में pdv है इक्वल टू 0. अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, Cv pdv उतारा प्लस Cv vdp उतारा, इधर हो गया Cp pdv माइनस Cv pdv इज इक्वल टू 0. अब ये दोनों इक्वल हो गया, दोनों को मैंने काटा फर्स्ट और फोर्थ को, अब बचा Cv vdp प्लस Cp pdv इज इक्वल टू 0. अब दोनों साइड डिफरेंशिएट या डिवाइडिंग बाय Cv pv, दिस डिवाइड इन ईच टर्म, हर एक टर्म में दोनों साइड डिवाइड किया, तो Cv pdv से डिवाइड, Cv pdv से डिवाइड, Cv pdv से डिवाइड. अब 0 में डिवाइड करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा, लेकिन यहां क्या हुआ, Cv Cv का p कटा, तो बचा dv बाई v इज इक्वल टू 0. dp बाई p उतारा, Cp बाई Cv होती है गामा, Cp r, बट Cp बाई Cv इज इक्वल. अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, तो dp बाई p का इंटीग्रेशन प्लस गामा बाहर है, dv बाई v का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन. 1 बाय x dx का इंटीग्रेशन आप जानते हैं log x, लेकिन बेस रहेगा e, तो 1 बाई p dp का जब इंटीग्रेशन किया तो log p प्लस गामा बाहर है, इधर हो गया log v इज इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन करने पर कांस्टेंट. अब एक फॉर्मूला हम लोग और देखे हैं, log
a टू द पावर b होगा तो b log a होगा, तो इसके जगह पे हम ये बैठा सकते हैं। तो गामा log v के जगह पे हम डाल दिए log v टू द पावर गामा, और यहाँ पर log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b, तो log a प्लस log b इज इक्वल टू log a इंटू बी। इसमें log का 2-3 फॉर्मूला यूज हो गया है। log a प्लस log b इज इक्वल टू log a इंटू बी, तो log a इंटू बी। अब बाहर में कांस्टेंट है, अब इसमें log लगा हुआ है और ये कांस्टेंट है। अब दोनों साइड अगर हम लोग एंटी लॉग ले लें, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, तो एंटी लॉग को काट देगा और k पे एंटी लॉग लगेगा तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो आगे दिस इज पी भी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये एडियाबेटिक इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, आइसोथर्मल इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस था पी भी इज इक्वल टू कांस्टेंट, एडियाबेटिक इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस हो गया पी भी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको रिपीट हम लोग कर सकते हैं, P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। नीचे के काम में जो है इसमें क्या किया है, रिलेशन तो मेरा पी भी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट ही है, बट पी भी इज इक्वल टू RT से एक बार निकाल लिया P RT बाई भी, एक बार निकाल लिया V RT बाई P, और इस V का यूज हम लोग कर दिया पी भी गामा में और इसको सॉल्व किया, और एक बार P का यूज कर दिया पी भी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट में, इसको सॉल्व किया। तो दोनों को सॉल्व करने पे दो अलग अलग है, कांस्टेंट है। अब ध्यान दीजिए, R तो कांस्टेंट है, गामा भी कांस्टेंट है, अगर इसको K के बट्टा में ला देंगे तो भी कांस्टेंट रहेगा, तो ओवरऑल ही कांस्टेंट ही रहा, लेकिन यहाँ बचा P T टू द पावर गामा और नीचे P टू द पावर गामा। अब P का पावर 1 है और नीचे P का पावर गामा है, तो ऊपर से कटेगा तो नीचे बचेगा गामा माइनस 1, और कांस्टेंट तो R गामा में कांस्टेंट में घुसा हुआ ही है, तो T टू द पावर गामा नीचे P टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अभी रिपीट करेगा, T1 गामा माइनस 1, इधर T2 गामा P2 गामा माइनस 1, तो यहाँ P भी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट में मैंने भी डाला था, अब P भी गामा बाई भी, तो P के जगह पे डाल दिया RT बाई भी, अब V टू द पावर गामा है कांस्टेंट है, तो R को फिर K के नीचे डाल दिए, कांस्टेंट बन गया। अब यहाँ V है, V टू द पावर गामा है, कटेगा तो ऊपर क्या बचेगा गामा माइनस 1, और T बचा हुआ है, T भी गामा माइनस 1 बाई K, और ये टर्म रिपीट कर रहा है T1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1। तो आइसोथर्मल इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस एंड दिस वन एडियाबेटिक इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, इसको दोबारा आप रिपीट कीजिए और देखिए, क्योंकि इसमें मैथ का सारा काला यूज हो गया, डिफरेंशिएशन भी यूज हो गया, इंटीग्रेशन भी यूज हो गया, लॉग भी लग गया, एंटी लॉग भी लग गया। तो ये काम आपको अक्सर 3 नंबर में पूछेगा, सीबीएसई एग्जाम में हो चाहे जेट में ऑब्जेक्टिव में हो, तो इसको रिपीट करके आप 1 से 2 बार में इसको दोबारा बनाइए, इसको फ्रेश कीजिए, क्योंकि आइसोथर्मल इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस इसमें सबसे बड़े हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो हम करेंगे रिवर्जिबल प्रोसेस और इरिवर्जिबल प्रोसेस क्या होता है, लेकिन ये बात हम कर पाएंगे हम इसको लेते हैं तो इसको सेकंड वीडियो में आपका हम शूट करेंगे, और दोनों को इमर्ज करके मैं एक आपको वीडियो देता हूं। तो फिर मिलता हूं कुछ देर में सेकंड पार्ट में। थैंक यू। अब जो अगला पार्ट मेरा आने वाला है, दिस इज रिवर्जिबल एंड इरिवर्जिबल प्रोसेस। केमिस्ट्री में भी इस पे हम लोग बात की है, रिवर्जिबल प्रोसेस क्या है, इरिवर्जिबल प्रोसेस क्या है, बट यहाँ रिवर्जिबल का मतलब है वापस आना, वहां भी यही मतलब था। रिवर्जिबल प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस इन विच द सिस्टम कैन बी रिट्रेस, पुनः ट्रेस, रिट्रेस टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। The process in which system return can be retrace its original state, but its example मैंने लिखा है not easy, example इसका easy नहीं है। क्यों? Why not easy? क्योंकि रिवर्जिबल होने के लिए प्रोसेस should takes place very slowly। दूसरा है must be free from एनी टाइप ऑफ फ्रिक्शन, हर एक टाइप के फ्रिक्शन से इसको फ्री होना पड़ेगा, एंड नो लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस ड्यूरिंग कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। मतलब प्रोसेस रिवर्जिबल तभी होगा जब किसी भी टाइप का हीट का लूज ना हो, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन में कोई टाइप का हीट का लूज ना हो, फ्रिक्शन से पूरी तरह से फ्री हो और प्रोसेस काफी स्लो हो। तो ये कंडीशंस के साथ एग्जांपल उठा पाना प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए रिवर्जिबल प्रोसेस का प्रैक्टिकली एग्जांपल इज नॉट पॉसिबल। लेकिन इरिवर्जिबल प्रोसेस क्या है, इट कैन बी रिट्रेस इट्स इनिशियल स्टेट, अपना ओरिजिनल पाथ को दोबारा रिट्रेस कैनॉट रिट्रेस, वो रिट्रेस है, कैनॉट रिट्रेस इट ओरिजिनल स्टेट। वर्क डन अगेन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के खिलाफ जो वर्क होता है, या तो डिफ्यूजन ऑफ टू गैस, ETC, दीज आर द एग्जांपल ऑफ इरिवर्जिबल प्रोसेस।
तो रिवर्जिबल प्रोसेस क्या है, इरिवर्जिबल प्रोसेस क्या है। बट हम लोग देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लिमिटेशंस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो हम लोग सुने हैं कंजर्वेशन एनर्जी, बट इसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। अब पहला सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री के कुछ और है, फिजिक्स के कुछ और है। केमिस्ट्री का जो स्टेटमेंट है वो है द टोटल इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बट जबकि फिजिक्स का जब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आएगा तो इसका दो स्टेटमेंट है, केल्विन स्टेटमेंट और सेल्सियस स्टेटमेंट। केल्विन स्टेटमेंट का कहना है कि इट इज इम्पॉसिबल टू गेट ए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क बाय कूलिंग ए बॉडी टू ए टेम्परेचर लोअर देन दैट ऑफ द कोल्डेस्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग। किसी भी बॉडी को कूल करके उससे हीट लेके वर्क में कन्वर्ट करना, लेकिन सराउंडिंग से भी कम टेम्परेचर तक जाके कूल करे, ये संभव नहीं है। वंस अगेन, इट इज इम्पॉसिबल टू गेट ए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क it is impossible to get a continuous supply of work by cooling a body to a temperature lower than that of the coldest of its surrounding, supported by heat energy। ये हीट इंजन पे वर्क पे काम कर रहा है, सपोर्टेड बाय हीट इंजन। हीट इंजन क्या होता है? ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अनदर बॉडी एट हायर टेम्परेचर, और इट इज सपोर्टेड बाय रेफ्रिजरेटर। ये रेफ्रिजरेटर के प्रिंसिपल पे काम करता है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए सेल्फ एक्टिंग मशीन विद द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अनदर बॉडी एट हायर टेम्परेचर, सपोर्टेड बाय रेफ्रिजरेटर। तो सेल्सियस स्टेटमेंट और केल्विन स्टेटमेंट ये दोनों सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट है, केमिस्ट्री के इससे अलग है। बट इससे आगे अगर हम लोग चलते हैं तो हम लोग आइसोथर्मल का इक्वेशन और रेडियाबेटिक का इक्वेशन तो देखें, बट वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस और वर्क डन रेडियाबेटिक प्रोसेस आएगा। तो वर्क से लिखे हैं, थोड़ा जूम करके आपको दिखाता है, लैंग्वेज एक बार कॉपी में। लेट 1 मोल ऑफ आइडियल गैस टेकन इन ए परफेक्टली कंडक्टिंग सिलेंडर फिटेड विथ फ्रिक्शनलेस पिस्टन ऑफ एरिया ए। फिर से, let 1 mole of ideal gas taken in a perfectly conducting cylinder fitted with frictionless piston of area A. When pressure applied on piston then moves upward piston through distance dx। तो फोर्स क्या लगा? F इज इक्वल टू पी ए, तो dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स, मतलब पी ए डी एक्स मैंने पी डी भी। लेकिन वॉल्यूम चेंज किया V1 से लेके V2 तक, तो वर्क क्या हो गया? dw इज इक्वल टू पी डी भी तो है, बट V1 से लेके V2 तक में वर्क में हमने दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। तो dw का इंटीग्रेशन w इज इक्वल टू V1 से लेके V2 तक पी भी इज इक्वल टू आर टी एन आर टी, तो p इज इक्वल टू आर टी बाई भी, तो p की जगह पे मैंने डाल दिया आर टी बाई भी, बगल में डी भी है। अब इसको इंटीग्रेट
रोशन पूरा बोर्ड को एक स्क्रीनशॉट लेके, और ये फोटो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका डाल देता हूँ कि पूरा नोट्स थर्मोडायनेमिक्स का एक बोर्ड में आएगा। ऐसे पूरा बोर्ड का भी फोटो देते हैं, आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट से नोट्स बना सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी ये फोटो आपको मिलेगा। थैंक यू।